हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सब सेल की स्टेबिलिटी के बारे में। देखिए, हम जानते हैं कंप्लीटली फिल्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, उसके बाद हाफ फिल्ड और सबसे कम इनकम्प्लीटली फिल्ड सब सेल की स्टेबिलिटी होती है। अब इसके रीज़न क्या होते हैं या इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सब सेल की जो स्टेबिलिटी है वो मेनली दो रीजन पर डिपेंड करती हैं। पहला हो जाएगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, अगर हम कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सब सेल की बात करें तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है, या हम कह सकते हैं ये दोनों सब सेल सिमेट्रिकल होते हैं, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब देखिए, अगर कोई भी सब सेल सिमेट्रिकल होता है तो उस केस में वो मोर स्टेबल माना जाएगा, और अगर अनसिमेट्रिकल है तो वो लेस स्टेबल माना जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं पी सब सेल का। देखिए, P2 की बात करें तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब दो में तो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, लेकिन तीसरा क्या है, वैकेंट है, तो ये अनसिमेट्रिकल होगा और इसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी। अब P3 की बात करें तो तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए, तो तीनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है, तो ये सिमेट्रिकल होंगे और इस वजह से ये मोर स्टेबल होंगे। अब P5 की बात करें तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल है, इसलिए ये लेस स्टेबल रहेगा। अब P6 की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, या इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, इसलिए ये मोर स्टेबल रहेगा। अब इन चारों कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो P3 जो कि हाफ फील्ड है और P6 जो कि कंप्लीटली फील्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन के सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हाईली स्टेबल होंगे। इसी तरह से D सब सेल की बात करें तो D4 अनसिमेट्रिकल है, D5 हाफ फील्ड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। D9 अनसिमेट्रिकल हो जाएगा और D10 सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मोर स्टेबल होंगे। अब डिस्कस करते हैं दूसरा फैक्टर, एक्सचेंज एनर्जी। तो देखिए, किसी भी सब सेल के डीजनरेट ऑर्बिटल्स में जब सेम स्पिन के दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनकी टेंडेंसी अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करने की होती है। मींस वो अपनी पोजीशन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज करते रहते हैं। अब इस एक्सचेंज के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसी रिलीज होने वाली एनर्जी को हम एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी तो उस केस में उस सब सेल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स में जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी ही ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी तो उस सब सेल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। अब हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड सब सेल की बात करें तो उसमें होने वाले एक्सचेंज ज्यादा होते हैं। अब एक्सचेंज मैक्सिमम होंगे तो उस केस में उनकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हम पहले डिस्कस करेंगे D4 कॉन्फ़िगरेशन को। तो देखिए, D4 कॉन्फ़िगरेशन में चार इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब पहला इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है, तो हम कह सकते हैं पहला इलेक्ट्रॉन तीन एक्सचेंज कर सकता है। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। देखिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले डायग्राम में ये एक्सचेंज हो चुका है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दो एक्सचेंज शो करेगा। अब तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये इस पोजीशन पर आ सकता है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन एक एक्सचेंज करेगा। अब टोटल एक्सचेंज की बात करें तो देखिए 3 + 2 + 6, तो यहाँ पर D4 कॉन्फ़िगरेशन में टोटल 6 एक्सचेंज हो रहे हैं।
अब D5 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखिए पहला इलेक्ट्रॉन 4 एक्सचेंज करेगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो 3 एक्सचेंज शो करेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन 2 एक्सचेंज और चौथा इलेक्ट्रॉन 1 एक्सचेंज करेगा। तो यहाँ पर टोटल एक्सचेंज हो जाएंगे 4 + 3 + 2 + 1 10। तो देखिए अब D4 में 6 एक्सचेंज हो रहे हैं और D5 में 10 एक्सचेंज हो रहे हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, नंबर ऑफ एक्सचेंज बढ़ते हैं तो एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, तो उस केस में उस सब सेल की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं D5 कॉन्फ़िगरेशन जो कि हाफ फील्ड है वो D4 कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा स्टेबल है। D4 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर इनकम्प्लीट होता है। अब देखिए किसी भी सब सेल की एक्सचेंज एनर्जी को हम K की टर्म्स में इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर K जो है वो पर्टिकुलर एटम या आयन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में कैपिटल N हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ पैरेलल स्पिन। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यह हमने D9 और D10 का एग्जाम्पल लिया है। देखिए पैरेलल स्पिन की बात करें तो D9 में 2 तरह के इलेक्ट्रॉन हैं। पहले हो जाएंगे क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन और उनकी संख्या हो जाएगी 5। दूसरे हो जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्या हो जाएगी 4। अब देखिए क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज करते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया है वही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे जिनका स्पिन सिमिलर है। तो क्लॉकवाइज हमेशा क्लॉकवाइज के साथ एक्सचेंज करेगा और एंटी क्लॉकवाइज जो हैं जैसे ये हैं तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज वाले के साथ स्पिन शो करेगा। तो इसलिए दोनों के लिए एक्सचेंज एनर्जी की कैलकुलेशन हम अलग अलग करेंगे, फिर उन दोनों का सम कर देंगे। तो पहले हम क्लॉकवाइज के लिए करेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज के लिए। तो देखिए n की वैल्यू यहाँ पर 5 आ जाएगी और एंटी क्लॉकवाइज के लिए 4 आ जाएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 16K। अब D10 में देखें तो क्लॉकवाइज के लिए n की वैल्यू 5 हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी 5। जब इन दोनों को फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 + 10, ये हो जाएगा टोटल 20K। तो देखिए D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू 16K और D10 के लिए 20K आ रही है। तो ज़्यादा किसके लिए आ रही है, D10 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो D10 कॉन्फ़िगरेशन जो कि कंप्लीटली फील्ड है वो D9 कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा स्टेबल होता है। D9 यहाँ पर इनकम्प्लीट सबसेल होता है। अब स्टेबिलिटी को हम क्रोमियम के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए क्रोमियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये 3d4 और 4s2 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये 3d5 और 4s1 होता है। तो यहाँ पर हम 3d4 4s2 और 3d5 4s1 का कंपैरिजन करेंगे, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखिए 3d4 है तो यहाँ पर D में 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रहेंगे। अब इसकी सिमेट्री देखें तो ये अनसिमेट्रिकल हैं और इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स देखें तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन ही है इसमें और इसके लिए n की वैल्यू हो जाएगी 4। अब यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 6K। अब D5 की बात करें तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रहेंगे तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। अब यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इसके लिए जब एक्सचेंज एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी 10K। तो हम कह सकते हैं 3d4 के कंपैरिजन में 3d5 के लिए एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है तो ये 3d4 से ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इसी तरह से अगर 3d5 की बात करें तो ये सिमेट्रिकल है और 3d4 क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो सिमेट्री के केस में भी 3d5 3d4 से ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो ये हो गया हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड सब सेल की स्टेबिलिटी के बारे में।